नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 24 मई 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट देख लीजिए। गांधी जी का कोट है, द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कैन नॉट बी इम्पोज्ड फ्रॉम विदाउट, इट हैज़ टू बी कम फ्रॉम विद इन। क्या मतलब है इसका? डेमोक्रेसी की जो भावना है ना, उसको बाहर से थोपा नहीं जा सकता। ये भावना देखो हर एक इंसान के अंदर से आनी चाहिए। डेमोक्रेसी मतलब लोगों की सरकार, पीपल्स गवर्नमेंट। फेमस कोट है ना, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। लेकिन देखो लोगों के अंदर ही डेमोक्रेसी की भावना नहीं होगी तो फिर डेमोक्रेसी सिर्फ एक दिखावा होगा। गांधी जी का ये जो कोट है ना, आज भी देखो उतना ही रेलेवेंट है जितना कि उस समय था, क्योंकि आज भी बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की है। वहां पर लोगों का वोट देने का हक तो होता है, लेकिन उनकी आवाज को सुना नहीं जाता, उनकी पसंद को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। ऐसा तभी होता है जब लोगों के अंदर डेमोक्रेसी की सच्ची भावना नहीं होती और डेमोक्रेसी सिर्फ एक दिखावा है। एक और चीज, डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस तक ही सीमित नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है हर एक इंसान को अपनी बात रखने का हक, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई अमीर हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, सबकी आवाज़ इक्वल होनी चाहिए। लेकिन देखो ये तभी पॉसिबल है जब हर एक इंसान के अंदर डेमोक्रेसी के लिए रिस्पेक्ट हो। आजकल जो गायब हो रही है, कोई दूसरे का पक्ष सुनना ही नहीं चाहता। समझ गए? तो ये कोट है, इसके बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हो। आज आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे 3। सबसे पहले हम बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल डिस्कस करेंगे, कंजेशन से संबंधित। हमारी सिटीज में कंजेशन बढ़ रहा है। दूसरे नंबर पे द हिंदू का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, शुड डॉक्टर्स बी केप्ट आउट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की एक स्पीच है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स को, और काफ़ी बढ़िया स्पीच है, उसमें से बहुत सारे बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स निकलेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, क्या डॉक्टर्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के दायरे से बाहर रखना चाहिए? आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये जो आर्टिकल है ना, देखो एक इंटरव्यू की फॉर्म में है, लेकिन पॉइंट्स को ना कंपाइल करके मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट देखो ये है, हाल ही में ना सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, देखो जो एडवोकेट्स हैं ना, वो लायबल नहीं है कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 के तहत। मतलब अगर कंज्यूमर्स जो हैं एडवोकेट्स की सर्विस से खुश नहीं है तो वो देखो एडवोकेट्स के अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वर्डिक्ट दिया। लेकिन देखो वर्डिक्ट देते देते सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि हमारा जो 1995 का वर्डिक्ट है ना, जिसका नाम है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी सांतावाज, इसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था जो डॉक्टर्स है ना, वो लायबल हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। मतलब अगर पेशेंट्स डॉक्टर की सर्विसेज से खुश नहीं है तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारा ये जो 1995 का वर्डिक्ट था ना, जिसमें हमने डॉक्टर्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लायबल बताया था, उस पर हम फिर से रिविचार करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना देखो सही भी है। जहां उन्होंने एडवोकेट्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे से निकाल दिया, तो डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है वो तो देखो और भी ज़्यादा नोबल है। तो चलो इस टॉपिक को ना थोड़ा हम बैकग्राउंड के साथ समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। देखो सबसे पहली चीज़, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। बहुत ज़बरदस्त एक्ट है। मकसद इस एक्ट का है कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। मतलब कंज्यूमर्स के अधिकारों का हनन ना हो, ये इंश्योर करना। और कंज्यूमर्स को गलत गुड्स बेचे जाते हैं, उनके साथ अन्याय किया जाता है, तो कंज्यूमर्स अपने साथ हुए अन्याय के अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 1995 के वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि डॉक्टर्स भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, इस वजह से वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आएंगे, यानी सही सर्विस नहीं देंगे तो उन पे भी ये एक्ट लागू होगा। पेशेंट्स उनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं और कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। अब देखो इस डिबेट में ना हम दोनों साइड्स के आर्गुमेंट्स को देखते हैं। एक तरफ है देखो मेडिकल कम्युनिटी, जिनका ये कहना है कि उनका नो प्रोफेशन जो है ना हाईली स्पेशलाइज्ड है
और इसे आप दूसरी सर्विसेज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि देखो, ह्यूमन बॉडी ना एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग ढंग से रिस्पॉन्ड करती हैं, और डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रेनिंग से गुजरते हैं, रिसर्च से गुजरते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि पेशेंट्स को बेस्ट पॉसिबल केयर प्रोवाइड कर सकें। लेकिन कई बार होता ऐसा है कि पेशेंट्स के द्वारा ना इस एक्ट का, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मिसयूज करके डॉक्टर्स के अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर दिया जाता है। कई बार उनका मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल्स को और डॉक्टर्स को हरास करना, और जब पेशेंट्स उनके खिलाफ केस डालते हैं ना, तो ये डॉक्टर्स के लिए देखो बहुत खराब एक्सपीरियंस रहता है। मतलब सालों साल केस चलता रहता है, डॉक्टर्स को जाना पड़ता है, अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है, और बाद में चाहे वो इनोसेंट साबित हो जाएं, लेकिन देखो उनका वक्त गया, मेंटल डिस्टर्बेंस हुई, उनकी रेपुटेशन दांव पर लग गई। बेशक 10 साल बाद उन्हें बरी कर दिया, लेकिन 10 साल तक जो उन्होंने झेला उसका क्या। बात देखो सिंपल है, कई बार डॉक्टर्स सारे के सारे मेडिकल प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, अपना बेस्ट एफर्ट लगाते हैं, लेकिन अब बॉडी तो देखो बॉडी है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ढंग से रिस्पॉन्ड कर सकती है। कई बार सर्जरी के बाद में कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के बाद भी। इवन देखो डॉक्टर्स का ये भी कहना है, इस एक्ट की वजह से ना बल्कि डॉक्टर्स ज़्यादा टेस्ट करवाते हैं, ताकि कल को हमारे ऊपर बात आए तो सारे टेस्ट रिकॉर्ड होने चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट डॉक्टर्स करवाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम सेफ रहें, बाद में केस फाइल होए हमारे अगेंस्ट तो हम अपने आप को डिफेंड कर सकें। और इसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता है, डॉक्टर्स ना रिस्की केस लेने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि यार कल को कुछ हो गया इनको तो हमारे ऊपर बात आ जाएगी, तो जानबूझ के वो रिस्की केस जो हैं वो रेफर कर देते हैं। ये तो देखो हमने ना डॉक्टर्स का पक्ष जाना। अब देखो आप एक बार ना कंज्यूमर्स का पक्ष भी जान लीजिए। कंज्यूमर्स का देखो ये कहना है, बहुत बार ऐसा होता है सही में डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस सामने आती है। जैसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, डॉक्टर्स ने ना आंखों की एक सर्जरी की, लेकिन ना उससे पहले इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज नहीं किया। स्टेरिलाइज मतलब जिससे इंस्ट्रूमेंट साफ हो जाएं, जो भी वायरसेस बैक्टीरिया वगैरह हैं वो मर जाएं। ऑपरेशंस सर्जरी परफॉर्म करने से पहले डॉक्टर्स ना इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज करते हैं और ये प्रोटोकॉल में शामिल है, लेकिन उस डॉक्टर ने नहीं किया, तो सर्जरी के बाद ना इन्फेक्शन फैल गया आंखों में। तो आप बताइए डॉक्टर की नेग्लिजेंस है ना। कई बार तो हम ऐसी भी खबरें पढ़ते हैं, सर्जरी करने के बाद पता लगा जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो बॉडी के अंदर ही छूट गया। ऐसी खबरें आपने भी कभी ना कभी ज़रूर पढ़ी होंगी। तो इस वजह से पेशेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई एक्ट तो होना ही चाहिए। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सही है पेशेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अदरवाइज तो देखो डॉक्टर्स अगर कोई गलती करते हैं तो क्रिमिनल केस बनता है, लेकिन वो सिर्फ तब बनता है जब डेथ हो जाए पेशेंट की, और अदरवाइज केस जाता है फिर सिविल कोर्ट में, वहाँ भी इतने साल लग जाते हैं। तो इससे अच्छा तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही है। तो ये पक्ष है, ये आर्गुमेंट्स हैं कंज्यूमर्स के यानी पेशेंट्स के। तो दोनों पक्ष सुनने के बाद अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो राइटर देखो ये बोलते हैं कोई स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि देखो कोर्ट के पास जब केस जाता है ना, अब कोर्ट को तो मेडिकल प्रोफेशन की एक्सपर्टीज़ नहीं होती, उनको तो कानून के बारे में पता होता है, तो वो भी मेडिकल प्रोफेशनल से ही पूछते हैं क्या डॉक्टर ने सारी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया या नहीं किया, क्या डॉक्टर ने कोई गलती की या नहीं की। तो इससे अच्छा केस कोर्ट में जाए। पहले देखो एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जो देखो मेडिकल प्रोफेशनल्स की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करें, और जहाँ पे उस रेगुलेटरी अथॉरिटी को लगता है कि डॉक्टर ने गलती की है तो पेशेंट्स पहले ना उस बॉडी के पास जा सकें जिसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स होंगे, और उस बॉडी के पास जाके पेशेंट शिकायत कर सके कि देखो डॉक्टर ने हमारे साथ गलत किया है। और अगर पेशेंट संतुष्ट नहीं होते हैं उस रेगुलेटरी अथॉरिटी के डिसीजन से, तो उसके बाद पेशेंट जो हैं वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकें, ऐसा प्रोविज़न हो सकता है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा केसेस देखो रेगुलेटरी बॉडी के पास ही सोल्व हो जाएंगे, जो कि प्रोफेशनल बॉडी है जिसमें एक्सपर्ट्स हैं,
डॉक्टर को भी डर रहेगा और पेशेंट्स को भी लगेगा कि हमारे पास में भी अपनी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करवाने के लिए एक मैकेनिज्म है। इसके अलावा देखो, इवन मीडिएशन को भी पेशेंट्स और डॉक्टर्स के बीच के कन्फ्लिक्ट्स को सोल्व करने के लिए एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के रूप में एक्सप्लोर किया जा सकता है। इसके साथ साथ देखो, राइटर कुछ और सजेशन देते हैं। जैसे देखो, डॉक्टर्स के द्वारा ना जो भी इलाज दिया जा रहा है ना, प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाए, प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाए। और जैसे जैसे इलाज किया जा रहा है, चेकलिस्ट उनके पास में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए टीबी का मरीज है, तो डॉक्टर्स के पास चेकलिस्ट होनी चाहिए कि टीबी के मरीज का वो इस प्रकार से इलाज करेंगे। और जैसे जैसे पूरी चेकलिस्ट पे वो क्लिक करते जाएं, तो प्रोटोकॉल उनका अपने आप फॉलो होता जाएगा। जैसे टीबी के मरीज में 10 चीज़ें डॉक्टर को करनी है, तो उनके पास चेकलिस्ट रहेगी, तो बहुत ही बढ़िया है, वो कोई भी स्टेप भूलेंगे नहीं। इसके अलावा पेशेंट्स के साथ में कम्युनिकेशन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इलाज में पेशेंट्स को पहले से बता दिया जाए इतना खर्चा आएगा, ये साइड इफ़ेक्ट हैं, इलाज से ये उम्मीद है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और पेशेंट से उनकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट ली जाए। मतलब कोई ऑपरेशन करना है तो पेशेंट्स को पहले बताया जाए ये ऑपरेशन किया जा रहा है, इसके ये रिपरकशन हो सकते हैं, तो पेशेंट जब बोले कर दो तभी किया जाए। आमतौर पर डॉक्टर्स ऐसा करते हैं। इसके अलावा जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल ही बताता हूँ, RCT जो मैंने आपको बताया था, दांत में पेन, तो उन्होंने प्रॉपर बताया कि दांत को बचाने का तरीका है रूट कैनल थेरेपी, इसमें इतना एक्सपेंस आएगा। और मैंने पूछा पेन कितना होगा, तो उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। अब ज़्यादातर डॉक्टर तो देखो करते हैं एक्सप्लेन, लेकिन बहुत बार नहीं भी करते हैं। और देखो, जब कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं तो टाइमली रेफ़र करके बड़े हॉस्पिटल में या फिर कहीं और जहाँ पे आवश्यकता है, तो ये सब स्टेप्स अगर डॉक्टर फॉलो करे ना, तो वो लिटिगेशन से बच सकते हैं। इसके अलावा ये भी राइटर सजेस्ट करते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत अभी डॉक्टर्स के खिलाफ जितने केसेस आए हैं ना, उन पे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होनी चाहिए, ताकि जो फर्जी के केसेस हैं, पेशेंट बिल नहीं भरना चाहता था इसलिए केस कर दिया, उन केसेस का जल्दी से निपटारा हो सके। लेकिन वास्तव में जो नेग्लिजेंस वाले केस है ना, वो नहीं बचने चाहिए। अगर वो बच गए तो फिर डॉक्टर्स में डर नहीं रहेगा। अल्टीमेटली देखो, गोल ये होना चाहिए कि पेशेंट्स के राइट्स एक तरफ हैं, पेशेंट्स के राइट्स की प्रोटेक्शन भी जरूरी है, दूसरी तरफ मेडिकल प्रोफेशंस को अननेसेसरी तंग ना किया जाए, वो कांस्टेंट फियर में ना रहें और बेस्ट से बेस्ट इलाज दे सकें। दोनों के बीच में ना एक बैलेंस इस्टेब्लिश करना जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, इससे देखो हमारी सिटीज़ और ज़्यादा कंजेस्टेड हो रही हैं, खास करके ट्रैफिक कंजेशन हमारा मेन इशू है इस आर्टिकल में। इसको कैसे टैकल किया जाए, आपने सिलेबस में GS पेपर 1 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। रियल क्वेश्चन ये उठता है, क्या हमारी सिटीज़ प्रिपेयर्ड हैं? पॉपुलेशन जिस हिसाब से तेज़ी से बढ़ रही है, अभी तो बढ़ेंगी, हालांकि हमारे देश में पॉपुलेशन 2060 के बाद में स्टेबलाइज हो जाएंगी और फिर डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देंगी। लेकिन अभी जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या हमारी सिटीज़ उसके लिए तैयार है? शायद इसका आंसर है नो। हम देखो अक्सर सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं कि रिसोर्सेज को आने वाले जनरेशन्स के लिए बचा के रखना है, रिसोर्सेज को मैनेज करने की बात करते हैं, जैसे हवा, पानी, ये सब चीज़ें। एनर्जी एफिशिएंसी की बात करते हैं कि कम एनर्जी के साथ सिमिलर टास्क परफॉर्म किया जा सके। बट ट्रांसपोर्टेशन की हम बात नहीं करते हैं। सदियों से देखो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सिटीज़ की लाइफलाइन रहा है। बट देखो अब जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रही है, सड़कों का साइज नहीं बढ़ रहा है, व्हीकल्स की संख्या बढ़ रही है और सड़कें जो हैं वो चौक होती जा रही हैं। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, देखो एक रिपोर्ट अभी सामने आई, एम्स्टर्डम बेस्ड रिसर्च ग्रुप है, उसकी रिपोर्ट सामने आई कि एक साल में ना पुणे में लोग ना पीक आवर्स में, जब रश आवर होता है ना, उन पीक आवर्स में फंस के कम से कम अपने एक साल का 5 दिन खो देते हैं। और देखो पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है। 2050 आते आते ग्लोबल पॉपुलेशन हो जाएगी 9.7 बिलियन और इसमें से 68.4% जो जनसंख्या है वो तो शहरों में रह रही होगी।
इंडिया की बात करें, अभी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी, 1.4 बिलियन। 2030 में कितनी हो जाएगी, 1.5 बिलियन। और 2047 आते आते हमारे देश में ना 51% पॉपुलेशन शहरों में रह रही होगी। इतनी सारी पॉपुलेशन शहरों में रहेगी तो सिटीज़ और ज़्यादा कंजेस्ट होंगी। आप ये देखिए मोटर व्हीकल्स कितने ज़्यादा रजिस्टर्ड हो गए हैं। जब देश आज़ाद हुआ था ना, 1947 की हम बात कर रहे हैं, उसके 4 साल बाद 1951 की हम बात कर रहे हैं, उस समय देश में रजिस्टर्ड मोटर व्हीकल्स थे सिर्फ 3 लाख। और 2020 में रजिस्टर्ड मोटर व्हीकल्स की संख्या बढ़ के हो गई है 326 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो आप कह सकते हो व्हीकल ओनरशिप में एक्सप्लोजन देखने को मिल रहा है। सड़कों का साइज देखो बढ़ा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ा है। शहर में ना सड़क चौड़ी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसका इम्पैक्ट जैसे मैंने आपको बताया देखने को मिल भी रहा है। जैसे बेंगलोर और पुणे, ये वर्ल्ड की 10 वर्स्ट ट्रैफिक हिट सिटीज़ में ना 6ठे और 7वें स्थान पे हैं। बेंगलुरु देखो वर्ल्ड की 2nd मोस्ट कंजेस्टेड सिटी है। 1 किलोमीटर जाने में वहाँ पे 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा लग जाता है। इतना ट्रैफिक होता है बेंगलुरु में। बात देखो कीमती टाइम की तो है ही, मतलब आज के समय में टाइम मतलब पैसा। तो देश को कितना नुकसान होता है, कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रभावित होती हैं उसकी वजह से। इसके अलावा देखो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी तो प्रभावित होती है ना। अब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान उनको जाना है, जाम में फंसे हुए हैं इतने समय से, बिल्कुल थक जाएंगे। जब वो काम पे पहुंचेंगे तो अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। उन्हें ट्रैफिक जाम की वजह से स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, फटीग यानी कमजोरी का सामना करना पड़ता है। इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट होता है, इतना ज़्यादा एमिशन एक्स्ट्रा होता है। और व्हीकल्स जब देखो सड़कों पे खड़े रहते हैं और हार्मफुल एमिशन होता है तो हेल्थ पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की आवश्यकता है। सबसे पहले इन्वेस्टिंग इन एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मतलब देखो जैसे मेट्रो है, बस है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना इनसे यात्रा करें, अपनी पर्सनल कारों से यात्रा ना करें। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब देखो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंट होगा, मतलब अच्छा होगा और टाइम पे मेट्रो या फिर बसेस चलेंगी, कंफर्टेबल रहेगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। जैसे जापान में टोक्यो का एग्जांपल आपको देता हूँ। जापान में टोक्यो का जो मेट्रो सिस्टम है ना बहुत ज़्यादा फेमस है अपने टाइम पे चलने की वजह से। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम पे चलती हैं वहाँ पे मेट्रो ट्रेन्स। लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। तो एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आप इन्वेस्ट करो। इसके बाद नेक्स्ट है अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे साइकिलिंग, वॉकिंग, इन सब को प्रमोट करो। ये तभी पॉसिबल होगा जब देखो अलग से साइकिलिंग के लिए लेन्स होंगी, साइकिल चलाना रिस्की नहीं होगा, इसके अलावा वॉक करना भी इजी रहेगा, तब ये पॉसिबल होगा। अदरवाइज कौन साइकिल चलाएगा, इतने ट्रैफिक में जान का खतरा है। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटिंग स्मार्ट अर्बन प्लानिंग स्ट्रेटजीज। इसका मतलब देखो ये है, जैसे हमने ना कल परसों एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए ना जहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं उसी के साथ में वर्कर्स के रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके घर भी होने चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसी प्रकार से सिटीज़ में ना जहाँ काम करने वाले एरिया हैं वहाँ पे साथ के साथ रेजिडेंशियल एरिया भी होने चाहिए, ताकि ना लोगों को कम से कम ट्रैवल करने की आवश्यकता पड़े काम करने के लिए। कई बार होता ऐसा है, जैसे बेंगलुरु में मैंने काम किया या मुंबई में, एक साइड सारे काम करने वाले लोकेशंस हैं, दूसरी साइड सारे रहने वाले हैं। सुबह सुबह पूरी भीड़ रहती है रूट पे। वो एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ से भागते हैं लोग सुबह सुबह काम करने वाली जगहों पर, शाम को फिर वापस आते हैं। इसके अलावा राइटर कहते हैं कुछ ना अब तो देखो इतनी बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई है, कुछ इनोवेशन भी लेके आओ कंजेशन को मैनेज करने के लिए। जैसे देखो रियल टाइम डेटा एंड एनालिटिक्स का सहारा लिया जा सकता है। अभी कई बार आपने देखा होगा ना, जैसे चौराहा है, चारों तरफ ट्रैफिक सिग्नल हैं। अब ना कई बार हम देखते हैं एक साइड में ना बहुत लंबी भीड़ होती है, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, लेकिन वहाँ पे ना उस साइड में ग्रीन लाइट रहती है सिर्फ 15 सेकंड के लिए। 15 सेकंड तक लाइट ग्रीन होगी, फिर दोबारा से रेड। लेकिन दूसरी साइड जहाँ पे बिल्कुल भी लाइन नहीं है, इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ रही हैं, वहाँ पे ग्रीन लाइट है 3 मिनट की।
ऐसा कई बार हो जाता है। तो राइटर कहते हैं अब तो देखो एआई आ गया है, रियल टाइम बेसिस पे डेटा को एनालाइज किया जा सकता है, तो आप ट्रैफिक लाइट्स को बढ़िया से मैनेज करो ताकि कंजेशन बिल्कुल ना हो। और इसके साथ साथ अब जो कम्यूटर्स हैं उनको ना प्रॉपर जानकारी दी जा सकती है ट्रैवल कंडीशंस के बारे में कि यहाँ पे इतनी भीड़ है, इतना समय लग सकता है। गूगल देखो जानकारी देता तो है, लेकिन उसे और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। कई बार गूगल गलत रूट सजेस्ट करता है, बेहतर रूट सजेस्ट नहीं करता है, तो सरकार और गूगल दोनों मिलकर काम कर सकते हैं इस दिशा में। इसके अलावा एक सजेशन राइटर ये भी देते हैं, कंजेशन प्राइसिंग स्कीम्स, जैसे कंजेशन को कम करने के लिए डिसइंसेंटिव दिया जाता है कि आप सड़कों पे अपनी गाड़ी लेके आओगे तो आपको चार्ज देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल पार्किंग के लिए डबल ट्रिपल चार्ज देने पड़ेंगे। तो लोगों को ना एक डिसइंसेंटिव होता है कि यार इससे अच्छा तो हम इतना पैसा लगेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो कंजेशन प्राइसिंग स्कीम्स है ना, कई सारे शहरों में काफ़ी ज़्यादा सफल हुई हैं, और इनसे जो पैसा हुए, इस प्रकार की स्कीम से जो पैसा प्राप्त हो उसका फिर फर्दर इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में। कुल मिलाकर देखो लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, अगर हमें हमारी सिटीज़ को रहने लायक बनाना है और इकोनॉमी का भी ख्याल रखना है तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हमें इम्प्रूव करना ही होगा, जो कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा कोलैप्स करने वाला है। तो इस तरफ ध्यान देना जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हमारी जो राष्ट्रपति है ना द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने ना IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ट्रेनीज़ का एक बैच पास आउट हुआ, तो उनको संबोधित करते हुए एक स्पीच दी जो काफ़ी बढ़िया है इन्वायरमेंट से संबंधित, और यहाँ से काफ़ी सारे पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में लिखना हो, फॉरेस्ट के बारे में लिखना हो, तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। इससे संबंधित हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि आज इंडियन एक्सप्रेस में आया है। आप ना सिलेबस में GS पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो देखो, वो जो ट्रेनी ऑफिसर्स हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं और कहती हैं कि मैं देख सकती हूँ यहाँ पे इस बैच में 10 वुमेन ऑफिसर हैं, और पता लगता है कि सोसाइटी कितनी प्रोग्रेस कर रही है, और उम्मीद करती हूँ कि और ज़्यादा वुमेन ऑफिसर्स इस सर्विस में आएँ। पिछले साल देखो सुप्रीम कोर्ट ने ना एक जजमेंट दिया इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बोला, देखो जब फॉरेस्ट की सिग्निफिकेंस की बात आती है ना, तो ऐसा लगता है कि जो ह्यूमन बींग्स है ना सो जाते हैं, सिलेक्टिवली चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए ये देखो फॉरेस्ट की ही स्पिरिट है जिससे पूरी जो अर्थ है, पूरी जो धरती है वो मूव कर रही है। ह्यूमन बींग्स देखो ये भी भूल रहे हैं, फॉरेस्ट जो हैं वो लाइफ गिवर हैं, लाइफ देने वाले हैं, और उन्होंने अर्थ पे लाइफ को प्रिजर्व करके रखा है, और हम सब देखो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉरेस्ट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। हम देखो अर्थ पे जो भी रिसोर्सेज है ना उनके ओनर्स नहीं हैं, हम सिर्फ ट्रस्टी हैं। यही रिसोर्सेज हमें हमारे आने वाली जनरेशन्स को भी देने हैं। और सुप्रीम कोर्ट का ना अभी हाल ही में एक बहुत सही वर्डिक्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये देखो जनता का फंडामेंटल राइट है क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट से बचना। ये आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत आता है। हमें देखो एक बात ये समझने की आवश्यकता है, अगर हम नेचर सेंट्रिक हैं तभी हम ह्यूमन सेंट्रिक बन सकते हैं। अगर हमने नेचर पे ध्यान नहीं दिया तो अल्टीमेटली सबसे बड़ा नुकसान नेचर का तो होगा ही होगा, लेकिन ह्यूमन बींग्स का होगा। आज देखो अर्थ की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, नेचुरल ब्यूटी को कंजर्व करना, ये बहुत अर्जेंट टास्क है। इसके बाद ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स को सलाम करती हैं जिन्होंने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी अपनी ड्यूटी करते वक्त। जैसे P श्रीनिवास, इनको तो वीरप्पन ने मारा था, संजय कुमार सिंह और S मणिकंदन। आप इन दोनों के बारे में बताइएगा। ये जो फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर थे संजय कुमार सिंह और S मणिकंदन, इन्होंने क्या किया, इनके जो सेक्रीफाइस है उनको हम आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनके बारे में आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में सर्च करके। इसके बाद राइटर कहती हैं, देखो जो फॉरेस्ट एकेडमी है ना जहाँ पे ट्रेनिंग होती है इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स की, उनको भी अपना करिकुलम अब चेंज करना चाहिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और अलग अलग हिस्सों में फॉरेस्ट रिसोर्सेज ना काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए इस डैमेज की भरपाई करने के लिए और जो फॉरेस्ट रिसोर्स खत्म हो रहे हैं उनको रिपेयर करने के लिए। जैसे देखो एक मेथड है, फेमस है, कई जगह पे इसको फॉलो किया जा रहा है, मियावाकी मेथड। इस पर यूपीएससी प्री में भी क्वेश्चन पूछ सकती है, मियावाकी मेथड क्या है। ये देखो एक ऐसा तरीका है जिससे ना जल्दी से डेंस और नेटिव फॉरेस्ट उगाया जा सकता है। इसमें ना लोकल क्लाइमेट के हिसाब से नेटिव प्लांट्स को हाई डेंसिटी में लगाया जाता है और सोइल को भी ऑर्गेनिक मटेरियल से प्रिपेयर किया जाता है। ये फॉरेस्ट 10-20 साल में तेजी से विकसित हो जाते हैं। तो यूपीएससी प्री में पूछे तो आप बता सकते हो। इसके अलावा देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जहाँ पे एफोरेस्टेशन चाहिए, कौन से पेड़ लगाने चाहिए, ये सब चीज़ें पता लगाने के लिए। देखो डेवलपमेंट की जो गाड़ी है ना, 2 पहियों पे चलती है, एक है ट्रेडिशन, दूसरा है मॉडर्निटी। बट आज सोसाइटी में ना हम बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं क्योंकि ना मॉडर्निटी को पाने के चक्कर में हम नेचर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट का दूसरा पहिया ट्रेडिशन यानी ट्रेडिशनल नॉलेज जो ट्राइबल कम्युनिटी के पास में है उसे हम भूलते जा रहे हैं। और कुछ लोग तो ये बोल देते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी के पास जो नॉलेज है वो अनऑर्थोडॉक्स है, कुछ नहीं है, उनको कुछ नहीं पता। ट्राइबल कम्युनिटी देखो सदियों से जंगल के साथ रहती आ रही है और कैसे कोएग्जिस्ट करना है नेचर के साथ उन्होंने बखूबी सीखा है। अभी देखो क्लाइमेट चेंज का एग्जांपल लीजिए। क्लाइमेट चेंज को करने में ट्राइबल कम्युनिटी का कोई रोल नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? ट्राइबल कम्युनिटी पे पड़ रहा है। उनके द्वारा ना सदियों से कलेक्टिव विजडम इकट्ठी की गई है। जैसे एक कहानी आपने भी सुनी होगी ना, जैसे अंडमान या निकोबार में जब सुनामी आई थी ना 2004 में, तो एक ट्राइबल कम्युनिटी है, सेंटलीज थी, पता नहीं कोई और थी, तो ना उनके पूर्वजों ने उनको एक चीज़ सिखाई थी कि जब समुद्र में पानी पीछे जाने लगे ना तो आप पहाड़ी के ऊपर चले जाना। और एक दिन ऐसा आया, सुनामी में आपको पता ही है पहले पानी पीछे जाता है और एकदम से बाद में सुनामी आती है। तो जैसे ही पानी पीछे गया उन्हें पता लग गया कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, तो वो पहाड़ी के ऊपर चले गए और सबकी जान बच गई। तो ये उनके पूर्वजों से उन्हें विजडम मिली थी कि समुद्र में जब पानी का लेवल कम हो जाए एकदम से तो पहाड़ी के ऊपर चले जाना, क्योंकि कुछ ना कुछ डिजास्टर आने वाला है। तो ये सदियों की विजडम थी जिसके सहारे उनकी जान बच पाई। तो देखो हमें ना बहुत सारे जो मिसकंसेप्शंस है ना उन्हें अनलर्न करना होगा और ट्राइबल कम्युनिटी से सीखना होगा कैसे नेचर के साथ बैलेंस इस्टेब्लिश किया जा सकता है, कैसे बैलेंस्ड लाइफस्टाइल व्यतीत किया जा सकता है। हमें यह भी इंश्योर करने की आवश्यकता है कि इस डेवलपमेंट जर्नी में ना ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी इक्वल पार्टिसिपेंट रहें, हम उन्हें इग्नोर ना करें। फिर जो राष्ट्रपति हैं वो ट्रेनीज़ को ये रिक्वेस्ट करती हैं कि आप ना कुछ समय ट्राइबल पीपल के साथ ज़रूर बिताएं, उनका प्यार, उनका भरोसा जीतें, अच्छी प्रैक्टिसेस उनसे सीखें और बाकी लोगों को भी वो प्रैक्टिसेस बताएं जो आपने ट्राइबल लोगों से सीखी हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ओनरशिप लें और एक रोल मॉडल बने। आपको सब फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और समाज के लोग फॉलो करें। आप काम करें ताकि ट्राइबल्स का जो एजुकेशन है, हेल्थ है, हाइजीन है, उन सबको इम्प्रूव किया जा सके और वहाँ के बच्चों को इंस्पायर किया जा सके कि उन्हें भी आपकी तरह फॉरेस्ट सर्विस में आना है। इसके बाद राइटर ये कहती हैं, यानी राष्ट्रपति जी, कि 18वीं और 19वीं सेंचुरी में ना टिम्बर और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की जो डिमांड थी ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उस समय ब्रिटिशर्स का हमारे देश में राज था। वो ना नए नए रूल्स, रेगुलेशंस और मेथड्स लेके आए ताकि फॉरेस्ट को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया जा सके। और इन रूल्स रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस उन्होंने इस्टेब्लिश की। बाद में इसे नाम दिया गया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। राइटर कहती हैं, देखो इन सब रूल्स रेगुलेशंस का मकसद कभी भी ट्राइबल कम्युनिटी को या फिर फॉरेस्ट को बचाना नहीं था। इनका मकसद सिर्फ ये था कि ब्रिटिश राज कैसे फॉरेस्ट का मैक्सिमम यूज़ कर सकती है। ये कहा जा सकता है कि देखो 1875 से लेकर 1925 के बीच में भारत के जंगलों में 80,000 टाइगर्स का शिकार किया गया, 1.5 लाख लियोपर्ड्स को मारा गया और 2 लाख भेड़ियों का कत्ल कर दिया गया। जब देखो राष्ट्रपति कहती है, मैं म्यूजियम्स में जाती हूँ ना और देखती हूँ एनिमल स्किन और कई सारे जानवरों के कटे हुए हेड, तो मुझे लगता है कि
ये जो म्यूजियम है ना, साफ तौर पे ह्यूमन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की स्टोरी बता रहा है। तो इसलिए आवश्यकता ये है कि कॉलोनियल ईरा में जो फॉरेस्ट सर्विस का काम हुआ करता था ना, उस माइंडसेट से फॉरेस्ट सर्विस आज के समय में बाहर निकले। हमें मिलके फॉरेस्ट रिसोर्सेज को प्रमोट करना है, कंजर्व करना है, और इनमें आपका रोल ही सबसे बड़ा है। हमें मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करना है हमारी फॉरेस्ट वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये देखो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे, इनको हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे में, आंसर्स में। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं। लास्ट में देखो ये 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो डॉक्टर्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल करने वाला, और दूसरा फिर ये कंजेशन जो बढ़ रहा है इससे संबंधित। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप pwonlys.com पे जाके दीजिए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कैसी लगी आपको डिस्कशन आप बताइए। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।